बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 16 का पढ़ रहे हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में था। इसमें हमने एयर पोल्यूशन को पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन को पढ़ लिया। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे हम जो हमारे सॉलिड वेस्ट होता है, वो वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं। तो हम देखेंगे इसको, जैसे आप लोगों ने देखा ही है आजकल कि कराची में यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कितना बड़ा मसला बना हुआ है कि उनके जो सारे नाले हैं, जो सीवरेज है, बारिश के पानी वाला सारा सिस्टम है, वो सारा का सारा खराब हुआ है इसी सॉलिड वेस्ट की वजह से कि वहाँ पे कचरा डाल डाल के वो सारी चीजें ब्लॉक हो चुकी हैं और एज अ रिजल्ट हल्की सी भी बारिश होती है तो हर जगह सैलाब ही सैलाब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि जो डिस्पोजल है डोमेस्टिक रिफ्यूज का, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और सेमी सॉलिड मटेरियल्स आर स्टडीड अंडर द टाइटल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइटल में हम क्या क्या चीजें स्टडी कर रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक रिफ्यूज है, घरों का जो कूड़ा क्रिकेट है, उसको हम कहाँ कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कहाँ पे फेंक रहे हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। कमर्शियल का मतलब ये है कि कमर्शियल वाले में ये सारे होटल्स आ सकते हैं, दुकानें आ सकती हैं, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के अंदर जो है इंडस्ट्रीज का अंदर से जो भी सॉलिड वाला वेस्ट निकल रहा है, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हार्ड फॉर्म में ही हो, अगर वो सेमी सॉलिड फॉर्म में भी है तो भी हम उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टर्म में ही पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या होता है, आमतौर पे हमारे घरों का जो कूड़ा करकट होता है उसमें क्या होता है, पेपर्स होते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह होते हैं, प्लास्टिक्स हो गया, वुड, ग्लास, रबर, लेदर, टेक्सटाइल हो गया, मेटल्स एंड फूड वेस्ट वगैरह होते हैं। सही। अब क्या है कि कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहला तो एक काम ये होता है कि इसको डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है सीज और रिवर्स के अंदर। तो ये हमारी जमीन का 70% हिस्सा जो है वो पानी है और हमें उस समंदरों से, उस पानी से फूड भी हासिल हो रही है और मिनरल्स भी हासिल हो रहे हैं। लेकिन जो है हम लोग बहुत अरसे से सी और रिवर्स को यूज कर रहे हैं अपना स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप करने के लिए। उसके अलावा जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो ऐसे शहर जो किसी दरिया या समंदर के किनारे हैं, उनका सीवरेज का पानी भी उस दरिया या समंदर के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो जो वेस्ट है जो कि हम दरियाओं समुद्रों में डाल रहे हैं, वो क्या क्या हो सकता है, एसिड्स हो सकते हैं, रिफाइनरी के वेस्ट हो सकते हैं, पेस्टिसाइड वेस्ट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वो मटेरियल जो कि कुछ बनाने के, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। डेमोलिशन के वो मटेरियल जो कि अगर आपने कोई बिल्डिंग वगैरह ब्रेक कर दिया तो उसके रिजल्ट में जो चीजें आती हैं वो डेमोलिशन डेब्रिस हो गया। एक्सप्लोजिव धमाके जो है उसके नतीजे में डोमेस्टिक रिफ्यूज है, गार्बेज है और रेडियो एक्टिव वेस्ट। मतलब ये डिफरेंट जगहों से जो वेस्ट हो सकते हैं सारी कैटेगरीज मैंने लिख दी। ये सारा का सारा जो है हम उठाते हैं, उठाकर कोई साथ से दरिया गुजर रहा है, कोई समंदर है करीब, उसमें सारा वेस्ट डाल दिया। अब इससे क्या होता है कि ये वेस्ट ना सिर्फ उस पानी के अंदर रहने वाले जो मखलूक है, चाहे वो फिशेज हैं, चाहे वो और एनिमल्स हैं, उनको खराब करता है, बल्कि साथ साथ जो इंसान है उनके लिए भी हेल्थ हैजर्ड का बायस बनता है, उनके सेहत के लिए भी नुकसान हो जाता है। तो ये कोई एक अच्छा हम नहीं कह सकते कि ये तरीका है कि आपने सारा कूड़ा करकट उठाया और पानी के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो है हमारे पास लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सारी जगह के ऊपर एक बड़ा सारा खड्डा खोदा जाता है और उस खड्डे के अंदर जितना भी कचरा होता है ला के डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। और जब काफी टाइम गुजर जाता है और वो पूरा खड्डा जो है वो भर जाता है, तो फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ग्राउंड को लेवल कर देते हैं और फिर वहां पर जो है दोबारा से आबादी या जो भी होगा वो स्टार्ट कर देते हैं। सही। अगर हम इसको जरा गौर से देख लें कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसको मोस्टली क्या किया जाता है कि उसे डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है लैंडफिल में। लैंडफिल है कि एक लार्ज होता है ग्राउंड के अंदर, किसी भी ग्राउंड में कहीं कहीं भी जमीन, कोई जमीन का टुकड़ा जो है वो भी लैंडफिल हो सकता है, या फिर जो ग्राउंड है उसके अंदर जो एक आप होल कर लें, खड्डा कर लें। जब लैंडफिल फुल हो जाता है तो वेस्ट है तो उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल या क्ले से। अब जो साइट आपने लैंडफिल के लिए सिलेक्ट की है उसको नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे आप उसके, जैसे कि टोपोग्राफी, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड, वाटर टेबल,
nature of the solid waste, type of the soil and rock, and location of disposal zone in the surface water and ground water flow system. अब क्या है कि ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं, स्पेशली इसमें हम एक टर्म देख रहे हैं ग्राउंड वाटर का, सरफेस वाटर। उसका ताल्लुक क्या है कि ये ताल्लुक ये है कि जब आप लैंडफिल है उसमें कूड़ा क्रिकेट आपने डाला और ऊपर से आ गई बारिश, वो बारिश जो है अपने साथ उस लैंडफिल में मौजूद जो कूड़ा है उसके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स को, हैवी मेटल्स को ले जाएगी और जमीन के नीचे सीप कर लेगा वो पानी, और हमारे जो पीने वाला पानी है, घरेलू इस्तेमाल का पानी है, उसमें ये जो है शामिल हो जाएगा। और इस ये जो चीज नीचे जा रही है हम इसको कह रहे हैं लीचेट। देखें, ग्राउंड वाटर जो कि सीप होगा लैंडफिल में, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कूड़े का अपना भी एक पानी होता है, इसमें से गंदा पानी रस रहा होता है, तो वो सारा का सारा जो है वो निचेड बना देगा। ये जो निचोड है इसमें डिजॉल्व, सस्पेंडेड और माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं। ऐसे कि उसमें हल्के भी कंटेमिनेशन हम कहते हैं मिलावट को, कि इसमें कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो या तो उसमें हली हुए हुए या फिर उसमें सस्पेंड हुए हुए, और उसमें यकीनन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। और जो गैसेस हैं जो कि लैंडफिल से प्रोड्यूस होती हैं वो आमतौर पे मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और नाइट्रोजन है। जो लिचेट है उसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं जैसे कि एसिडिक एसिड और दूसरे फैटी एसिड्स, बैक्टीरिया हो सकते होता है, हैवी मेटल्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस के जैसे कि कैल्शियम। ये जो माइक्रो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मौजूद होते हैं उसमें आम तौर पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को VOC भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे आपको VOC लिखा नजर आए तो आप समझ आइएगा कि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, टॉलिन और डाइक्लोरोमीथेन। अब लैंडफिल एक अच्छा तरीका है कि आपने सारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद आपने एक खड्डा खोदा या एक जमीन फिक्स कर ली, वहां पे लाके डालते रहे और उसके बाद आपने उस जगह को लेवल कर दिया। लेकिन उसका भी एक नुकसान है कि उस कूड़े में से निकलने वाला लीचेट जो है, चाहे वो पानी है चाहे वो बारिश की वजह से आया, वो सारा का सारा जो है फिर जमीन के नीचे चला जाएगा, और जमीन के नीचे जाने के बाद वो हमारे ग्राउंड वाटर में शामिल होकर हमारे लिए हमारे पीने के पानी को खराब कर सकता है। जो थर्ड मेथड है वो क्या है, इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कि आप उसकी इंसिनरेशन कर लें। इंसिनरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है वेस्ट ट्रीटमेंट का जिसमें आप वेस्ट को जला देते हैं और हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर रखते हैं। जो बर्निंग है सॉलिड वेस्ट की इंसिनरेटर में, वो सारा का जब आप बर्न कर रहे हैं तो सारा का सारा ऐसा मटेरियल जो कि जल सकता है वो जल जाता है। पीछे क्या बचता है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। वो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो मेटल्स भी हो सकते हैं, ग्लास भी हो सकता है, इस तरह की चीजें जो कि जलती नहीं है, और साथ में ऐश रेसिड्यू। अब देखें, जो ऐश होगी, जो राख होगी, वो बहुत थोड़ी सी होगी हमारे कूड़े की निस्बत, तो उस राख को फिर हम दरिया में, समंदर में बहा सकते हैं। लेकिन आप लोग ये सोचें कि जब हम इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई कूड़ा जलाते हैं तो उससे फिर हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जो कह रहे हैं कि ऐश रेजिड्यूज जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे लैंड में या फिर लैंडफिल में, और जो इंसिनरेशन है उससे रिड्यूस हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट बाय 2/3 के 2/3 गुना। यानी कि अगर हम अपने पूरा जो वेस्ट है उसके 3 पार्ट्स करें और तो उसको जलाने के बाद तकरीबन वो उसके 2 हिस्से खत्म हो जाते हैं, वो एक हिस्सा ही बचता है। अब जो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक वगैरह, ये फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, आग जलाने के तौर पे काम करते हैं, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके जरिए से हम स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस स्टीम से फिर टरबाइन चलाकर बिजली भी बनाई जा सकती है। तो ये एक अच्छा मेथड हम कह सकते हैं कि इसके जरिए से एक तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, दूसरा फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब बेटा जो इंडस्ट्रीज हैं वो हर तरह का वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। कुछ वेस्ट जैसे हो सकता है कि जो कि इतना हैजर्डस ना हो, इतना नुकसानदेह ना हो, लेकिन जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनका जो वेस्ट है उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं और खतरनाक किस्म के केमिकल्स भी होते हैं। तो ऐसे वेस्ट को कहीं भी डिस्पोज ऑफ करने से पहले, चाहे वो दरिया है, चाहे वो समंदर है, चाहे वो लैंडफिल है, उसका पहले ट्रीटमेंट लाजमी ज़रूरी है। और अगर आप उसकी इंसिनरेशन भी करते हैं तो उसकी इंसिनरेशन करके भी आप
उसका जहाँ पे ऐश डाल रहे हैं उस ऐश को भी आपको फिर मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे लैंडफिल के अंदर, या फिर वेस्ट को पहले आप जलाएंगे, इंसिनरेट करेंगे और उसके बाद बचा कुचा ऐश है उसको आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे लैंडफिल के अंदर। अभी जो लैंडफिल है, अगर हैजर्डस वेस्ट है तो आपने उस लैंडफिल को फिर बाद में मॉनिटर भी करना है, चेक भी करना है रेगुलरली कि कहीं उसमें से जो लीचेड है वो उसकी लीकेज तो नहीं हो रही और वो जमीन में जाकर पानी का हिस्सा तो नहीं बन रहा। क्या है कि अब क्या किया जा सकता है कि आप लैंडफिल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आप उसकी लाइनिंग कर दें, आप उसके नीचे या तो प्लास्टिक लगा दें या फिर क्ले लगा दें, ताकि उसके नीचे अंदर जो पानी है, जो उसका लीचेट है, वो नीचे ग्राउंड वाटर तक ना पहुंचे। और हमारे पास लास्ट जो मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो क्या है, सॉरी लास्ट नहीं, सॉरी सेकंड लास्ट, इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट। क्या आप इंसिनरेशन कर सकते हैं? कैसे इंसिनरेशन करते हैं? जनरल प्रोसेस क्या है कि हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन में एक रोटरी किल्न है जिसमें सारा का सारा आप वेस्ट डाल देंगे, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, या चाहे वो सेमी सॉलिड है, कीचड़ टाइप का है, कुछ भी। उसके बाद आप इस रोटरी किल्न के अंदर इसको बर्न करेंगे 650 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पे जो भी राख बनेगी उसको उन्होंने नीचे कलेक्ट कर लिया और जो बाकी लिक्विड या गैसियस मटेरियल है उसको सेकेंडरी चैम्बर में भेज दिया। इस चैम्बर में, ये चैम्बर जो है नॉन रोटेटिंग है, ये रोटेट नहीं कर रहा और इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर 950 से 1300 डिग्री सेल्सियस है। इस चैम्बर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो गैसेस बनी हुई हैं उनको फिर कूल किया जाता है इवेपोरेटर से 230 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पे ये जो स्प्रे हो रहा है पानी का, ये बेसिकली कूलिंग हो रही है गैसेस की। और फिर उन कूल गैसेस को पास किया जाता है स्क्रबर से कि उसमें जो है ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो कि एसिड बना सकते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके वो रिमूव हो जाएंगे। वाटर टैंक है, जब आप गैसेस को पास करेंगे तो जो जो कंपोनेंट्स एसिड बना सकते हैं वो उस वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेंगे, और एज अ रिजल्ट जो है बाकी गैस जिसमें आप कंपैरेटिवली हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे वो हम उसको एयर के अंदर भेज देंगे। सही है? समझ में आया? क्या किया हमने, पहले सारा का सारा वेस्ट जैसा भी था उसको रोटरी किल्न में डाला, जलाया, जो जल गया उसकी ऐश को कलेक्ट कर लिया, और जो बाकी लिक्विड वेस्ट था या जो सेमी सॉलिड सा वेस्ट था या जो चीज़ें नहीं जली थी, चाहे वो गैसेस थी, उनको हमने मजीद हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया। उसके बाद जो गैसेस बनी उनको हमने कूल कर लिया, कूल करने के बाद स्क्रबर से पास किया। स्क्रबर से पास करने का मकसद ये था कि ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो कि हमारी हवा में जाकर हवा में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बना सकते हैं, उनको यहीं पे सेपरेट कर लें, और उसके बाद जो बाकी बची हुई गैस थी उसको हमने अपने एटमॉस्फेयर में जाने दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है सॉलिड वेस्ट का वो बहुत कम हो जाता है इंसिनरेटर से, लेकिन ये भी एक क्लीन प्रोसेस नहीं है क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन कॉज होती है और जो इसकी ऐश होती है वो भी टॉक्सिक होती है। तो जो इंसिनरेशन है सॉलिड वेस्ट की, उसके जरिए से डाईऑक्सिन्स बनते हैं। डाईऑक्सिन्स क्या हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनसे कैंसर कॉज होता है। उसके अलावा जो स्मोक है, जो कि स्मोक निकल रही होती है इंसिनरेटर्स में से, उनमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिसके वजह से एसिड रेन हो सकती है। और हैवी मेटल्स जो हैं जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी वगैरह, वो भी इंसिनरेटर्स के लिचेट में मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो इंसिनरेशन है ये एक अच्छा मेथड तो है, लेकिन क्या है कि ये भी अगर हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा सेफ मेथड नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। कि आप क्या करें, आप अपने वेस्ट को रिसाइकल करें, दोबारा से इस्तेमाल करें। अब रिसाइकलिंग में क्या होता है कि आपने जो यूज या वेस्ट मटेरियल है आप उनको फेंकते नहीं हैं, बल्कि आप उनको दोबारा से यूज करते हैं। प्रोसेस जो पर्पस है रिसाइकलिंग का वो ये है कि आप रॉ मटेरियल और एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वॉल्यूम जो है वेस्ट का वो रिड्यूस हो जाता है बाय द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल जो कि रिसाइकल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और एल्यूमिनियम। इन मटेरियल से तो सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग होती है। अब देखें जो सबसे लार्जेस्ट आइटम जो कि रिसाइकल होता है वो न्यूज़पेपर होता है, और उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है या फिर
जो दूसरे ब्लीचिंग एजेंट्स हैं वो लेस होती है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर यूज कर रहे होते हैं तो उसमें ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कम होता है बनिस्बत इसके कि अगर आप नया न्यूज़पेपर बनाएं। और सम टाइम जो है आप पुराने न्यूज़पेपर को मिक्स कर रहे होते हैं नए न्यूज़पेपर के साथ या फिर पर ऑक्साइड्स और हाइड्रोसल्फाइड्स के साथ, ताकि वो जो है पेपर की वाइटनेस बरकरार रहे। और वो ये बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में जो फाइबर होता है पेपर का, ये देखें, रिसाइकलिंग प्रोसेस में जो फाइबर होता है न्यूज़पेपर का शॉर्टर हो जाता है। तो इसको आप बार बार एक न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा ही रिसाइकिल कर सकते हैं। 5 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो एक जो न्यूज़पेपर है वो रिसाइकल नहीं हो सकता। सही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ भी होता है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। सही है। अब हमने कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? हम रिसाइकलिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे बेस्ट मेथड यही है। और अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो सबसे लार्जेस्ट रिसाइकल होने वाला आइटम है वो हमारा न्यूज़पेपर है। अब वो रिसाइकलिंग कर कैसे रहे हैं? प्लास्टिक की हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से। रीप्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है उसको दोबारा से मेल्ट करते हैं, और जो स्टाइरीन जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर पॉलीस्टाइरीन था तो आप उसको स्टाइरीन में कन्वर्ट करेंगे और दोबारा से जो है उससे और मटेरियल्स बना देंगे, जैसे कि फोम, पैकेजिंग, कटलरी, फर्नीचर वगैरह। लेकिन क्या है कि देखें, इन्होंने ये कहा कि पहले प्लास्टिक था पॉलीस्टाइरीन, जिससे आप फोम बना रहे थे, या पैकेजिंग, या कटलरी, कटलरी कहते हैं ये जो हमारे घरों में बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर फर्नीचर। लेकिन जब आप उसकी रीप्रोसेसिंग करते हैं तो फिर आप उसको टॉयज, ट्रेज वगैरह के लिए, ये वाली बात भी है कि बाज़ों का जब हम प्लास्टिक्स को या किसी और चीज़ को रिसाइकिल कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन फिर भी फ़ायदा तो है ना उसका कि हम बेशक उससे वही चीज़ एग्जैक्टली दोबारा ना बना रहे हो, लेकिन कोई और चीज़ हम उससे बना सकते हैं। ये है प्रोसेस हमारे पास। कौन सा प्रोसेस है? रीप्रोसेसिंग। अब हम कौन सा देख रहे हैं? डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि प्लास्टिक को दोबारा से उनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स के अंदर चेंज कर लिया जाता है और फिर दोबारा से पॉलीमराइज किया जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट। तो ये पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट, इसमें क्या करते हैं, पहले इसको कैटलिस्ट की और हीट की मौजूदगी में ओरिजिनल कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है और उसके बाद दोबारा से उसे पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट बनाया जाता है। और तीसरा जो टाइप है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक को लो क्वालिटी सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर दिया जाता है, जिसके जरिए से फिर बाद में और मटेरियल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलीन को हाई टेम्परेचर पे जो है मोनोमर्स अपने देता है, जो कि फिर फर्दर लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमने 3 जो है प्रोसेसेस पढ़े। जो हमारे पास पहला था वो था रिप्रोसेसिंग। रिप्रोसेसिंग के अंदर हमने क्या किया कि हमने प्लास्टिक को मेल्ट किया और उसके बाद उसको यूज किया डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि पॉलीस्टाइरीन जो कि पहले फॉर्म, पैकेजिंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, अब बाद में उसे टॉयज, ट्रेस वगैरह आपने बना ली। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो है डीपॉलीमराइजेशन। इसको लाइन को जरा नीट करते हैं। डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन में क्या है, प्लास्टिक को हमने कन्वर्ट किया है, पहले डीपॉलीमराइज कर लिया, यानी कि पॉलीमर को डीपॉलीमर किया, पहले उसको मोनोमर में चेंज कर रहे हैं और उसके बाद जो है उन मोनोमर से दोबारा से पॉलीमर बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी पॉलीथाइलीन टेराथैलेट। और तीसरा प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम प्लास्टिक, अब वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही नहीं रहा, वो कोई और, जैसे वो बता रहे हैं आपको कि पॉलीथाइलीन जो है वो कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, ऐसे मोनोमर्स जो कि फिर लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सही। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बहुत इजी सा, बहुत मज़े का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आम तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने
मुझे ज़रूर बताना है। इसका आप लोगों का बच्चों टेस्ट होगा मंडे को, आप लोगों ने भी फुल तैयारी के साथ आना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, बहुत सारी मेहनत करें और जो है अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।